नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल स्टडी एडवांस जीके पर। दोस्तों चलिए हम लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर के आया हूं और इसको क्वेश्चन को लगाता हूं दोस्तों। इसमें देखते हैं आप लोगों को कितना सही होता है और अपने आप को आप यहां पे टेस्ट कीजिए कि कितना आप बना पाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों बिना देरी किए हुए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करने में अगर कर लेंगे दोस्तों तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रैक्टिस सेट नंबर 5। संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है, बताइए। संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है? भाग 1 में कि भाग 3 में कि भाग 4 में कि भाग 5 में? देखिए आप लोग संविधान चैप्टर पढ़े ही होंगे तो भाग 1 में क्या है दोस्तों? भाग 1 में है, 1 में कहा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। ठीक है, तो भाग तो 1 तो होगा नहीं दोस्तों, भाग 1 होगा नहीं। भाग 3 में क्या है? भाग में 3 में है मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिया दिया गया है। और भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो भाग 4 में दिया गया है। और भाग 5 में राष्ट्रपति का वर्णन है जिसमें इसमें कहा गया संघ की कार्यपालिका करके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भाग 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। भाग पाँच में तो राष्ट्रपति का वर्णन संघ की कार्यपालिका 5 में है, इसीलिए भाग 5 में राष्ट्रपति हो जाएगा। भाग 1 में वही कहा गया है भारत राज्यों का संघ होगा। 3 में मौलिक अधिकार है दोस्तों और 4 में नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, चलिए इतना तक तो आपको क्लियर हो गया, याद भी हो गया दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? मौलिक अधिकार से हटा दिया गया दोस्तों। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके आप लोग को मालूम ही होगा कि उसको विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? पहला में ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन 1976 कि 44वां संविधान संशोधन 1978, या ऑप्शन नंबर 3 में है 42वां संविधान संशोधन 1978 या 44वां संविधान संशोधन 1976। इसमें से कौन सा होगा दोस्तों? देखिए इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 42वां 1976 में हुआ था कि 44वां 1976 में हुआ था, ऐसा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें हो जाएगा, इसका आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन 1978। क्योंकि देखिए 42वां संविधान संशोधन जो था 1976 में हुआ था और 44वां हुआ था वो 1978 में हुआ था। तो इस समय देखिए जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? मोरारजी देसाई। जनता पार्टी की सरकार आ गई थी 1977 में ही। यहाँ देखिए थोड़ा सा समझा देते हैं आप लोगों को कि आप लोग भूलिएगा नहीं। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। उस समय 78 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी, मतलब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे दोस्तों। ठीक है, ठीक है। 1977 जो 1977 है दोस्तों, उसी टाइम में जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। ठीक है, तो वहाँ मोरारजी की गवर्नमेंट बन गई थी। उस समय पूछता है दोस्तों, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी उस टाइम में राष्ट्रपति थे। इसको मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए 300 के क में फिर से इसको जगह दिया गया है। 300 क, इसमें संपत्ति का अधिकार अब 300 क में चला गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पे संपन्न हुआ, बताइए इसका आंसर। आप लोग सभी जानते होंगे दोस्तों, लेकिन यहाँ पे बताने में आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही होता है। बताइए G7 जर्मनी में हुआ था कि जापान में हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था कि अमेरिका में हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जापान। जापान में हुआ था। इसमें अभी फिलहाल में हुआ था 2023 में ही। इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने भाग लिया था। और उस दौरान जब प्रधानमंत्री वहाँ पे गए थे G7 में भाग लेने के लिए, तो वहीं पर महात्मा गांधी के प्रतिमा का भी अनावरण किया। ये कहाँ पे हुआ था दोस्तों? हिरोशिमा एक शहर है जापान में जहाँ पे परमाणु बम गिराया गया था। फर्स्ट परमाणु बम जो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, लिटिल बॉय करके। उसका बम का नाम क्या था दोस्तों? लिटिल बॉय। हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था, वहीं पे ये G7 का शिखर सम्मेलन हुआ था। अब बताइए G7 का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? ग्रुप ऑफ 7। इसका फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 7। ठीक है दोस्तों,
इसको हम लोग G7 बोलते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे आगे में कि इसमें कौन कौन सा देश शामिल है दोस्तों। सातों देश का नाम ये आपको याद रखना है कि क्वेश्चन दे करके पूछ सकता है इसको। तो इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा, और सही आंसर होगा जापान। जापान के हिरोशिमा में संपन्न हुआ है दोस्तों, ठीक है। चलिए इसका देख लेते हैं उत्तर में क्या क्या है। G7 2023 में जापान के हिरोशिमा शहर में संपन्न हुआ है दोस्तों, ठीक है। G7 में देखिए, इसको याद करने का एक चीज़ बता देते हैं आपको। जो अमेरिका है, अमेरिका और कनाडा, देखिए अमेरिका यहाँ पे है, कनाडा, ये दोनों क्या है, उत्तरी अमेरिका के देश है। उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो महाद्वीप के जो महादेश के जो देश हैं वो है कनाडा और अमेरिका। तो वहाँ से दो हो गया दोस्तों। देखिए यूरोप से तीन गो है, कौन कौन सा, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी और इटली, चार गो है। और एक जो जापान है वो एशिया से है। तो इसमें क्वेश्चन बना सकता है दोस्तों कि एशिया से वो कौन सा देश है जो G7 में शामिल है। तो भारत का ऑप्शन दे देगा उसमें, आप मार दीजिएगा भारत। भारत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। भारत G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन ये भाग लेता है दोस्तों एज ए गेस्ट के रूप में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भारत शामिल इसमें नहीं है, गेस्ट के रूप में शामिल वहाँ पे होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। भारत में किस शहर को डायमंड कैपिटल के नाम से जाना जाता है। डायमंड कैपिटल, भारत में कौन सा शहर है जिसको हम लोग डायमंड कैपिटल के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो आप लोग बहुत सारा मार कीजिएगा, मुंबई नहीं तो दिल्ली मार दीजिएगा, लेकिन ये दोनों आंसर गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सूरत। सूरत को हम लोग डायमंड कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे सूरत में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की व्यवस्था किया गया है। बताइए आप, ये फिलहाल में ही घटना घटा हुआ है दोस्तों, घटना नहीं है बोलेंगे इसको, फिलहाल में ये संशोधन हुआ है। ये कौन सा समय, पहले से आप लोगों को मालूम है कि 105 तक संविधान संशोधन हो गया है, ठीक है। तो ये 106वां संविधान संशोधन है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 106वां, 106वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने का व्यवस्था किया गया है, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ दोस्तों। ये लागू कब होगा ये भी पूछ सकता है, तो आप जान लीजिए ये लागू होगा जब अगला, मतलब कि जो नेक्स्ट जो जनगणना होगा, जनगणना, उसके बाद ये लागू होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जनगणना के बाद में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 106वां संविधान संशोधन, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये वही चीज़ यहाँ पे लिख दिए हैं दोस्तों, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। 106वां संविधान संशोधन हो गया। 106वां संविधान संशोधन 2023 में किया गया। हाँ, इसमें प्रावधान किया गया कि लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की व्यवस्था किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, हर एक एग्जाम में पूछेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे बताइए, लंबाई की दृष्टि से भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। लंबाई की दृष्टि से बताइए, ब्रह्मपुत्र। ये ब्रह्मपुत्र तो भारत में बहती है, लेकिन ये भारत में बहुत कम बहती है दोस्तों। ये ज़्यादातर तिब्बत और तिब्बत में बहती है, और या चाइना बोल दीजिए उसको, ठीक है। गोदावरी नदी है, तो दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी है दोस्तों। यहाँ पे आंसर लगा दीजिए गोदावरी। गंगा की लंबाई कितनी है दोस्तों, 2525 किलोमीटर, ठीक है। 2525 किलोमीटर गंगा है। और गोदावरी कितना है, 1464 किलोमीटर, 1464 किलोमीटर, ठीक है। ये गोदावरी है दोस्तों, ठीक है। तो इसको आंसर लगा दीजिए आप। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए आप, यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। गोदावरी की लंबाई कितना है, 1464 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र भारत में कितना बहती है, 916 मीटर। लेकिन ऐसे एक्चुअल में ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है दोस्तों। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि 2900 किलोमीटर जो है किसका किसका लंबाई बराबर है, तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा और सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों का लंबाई कितना है, दोनों का लंबाई बराबर है दोस्तों, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कौन सी नदियों के लंबाई की दृष्टि से बराबर है, तो 2900 किलोमीटर दोनों का लंबाई है, ठीक है। और नर्मदा है, तो नर्मदा और यमुना के बारे में क्या पूछता है दोस्तों। देखिए यमुना कौन सी नदी है, यमुना गंगा के ट्रिब्यूटरी है दोस्तों, ये गंगा की सहायक नदी है। और नर्मदा एक ऐसे ही नदी है, किसी की सहायक नदी नहीं है। तो पूछता है कि कौन ऐसा नदी है जो सहायक नदी होते हुए भी नर्मदा से बड़ी है। तो देखिए ये नर्मदा से बड़ी है यमुना,
ठीक है, ये 1376 किलोमीटर है, ये सहायक नदी है, फिर भी इससे बड़ी नदी है। तो इसको ध्यान में रखिए, इसको क्वेश्चन बना सकता है। तो इन दोनों को, ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। बिहार का सबसे दक्षिणतम जिला, आप लोग बताइए। मेरा वीडियो आप लोग देखे होंगे तो उसमें मैंने सारा चीज़ बताया हुआ है। और देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिहार का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है, दक्षिण वाला जिला बताना है आपको। ठीक है, तो गया है कि कैमूर है कि जमुई है कि औरंगाबाद है। तो यहाँ पे आप एकदम प्योर है कि कंफ्यूज हो रहे होंगे आप दोस्तों, लेकिन इसका सही सही आंसर होगा इसको गया। गया सबसे दक्षिण में है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगर पूरब में पूछेगा तो कौन सा है, पूरब का सबसे पूर्वी जिला कौन सा था, पूरब पूरब में कौन सा जिला है बताइए, किशनगंज है। ठीक है, किशनगंज। और पश्चिम में पूछेगा तो कौन सा है दोस्तों, पश्चिम में हो जाएगा आपको बताइए कैमूर। कैमूर जिला है जो पश्चिम में है। और उत्तर में कौन है, उत्तर में आपको पश्चिम चंपारण हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखिए दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से वह कौन सा झील है जो आर्द्र भूमि के अंतर्गत संरक्षित है, आर्द्र भूमि के अंदर संरक्षित है बताइए। ये कांवरताल झील है कि कुशेश्वर स्थान है कि बरील झील है। ये तो ये इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी, क्योंकि ये तीनों बिहार की झील है और तीनों आर्द्र भूमि के अंतर्गत संरक्षित है दोस्तों। यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, ये तीनों बिहार की झील है, बिहार की झील है ये। ठीक है दोस्तों, और तीनों ये आर्द्र भूमि के। तो ये कांवरताल कहाँ पे है, बेगूसराय में है। कुशेश्वर स्थान कहाँ पे है दोस्तों, तो ये दरभंगा में है। और बरील झील कहाँ पे है, वैशाली में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, ये मैंने बता दिया है। और ये कांवरताल जो है वो बेगूसराय में है, कुशेश्वर स्थान जो है दरभंगा में है, बरील झील है जो वैशाली में। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एशिया महादेश की वो कौन से देश हैं जिससे होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। यहाँ पे नहीं बताना है दोस्तों, गुजरती है वो नहीं बताना है, नहीं गुजरता है वो बताना है आपको। तो नहीं गुजरता है, देखिए जो मालदीव है, यहाँ से मालदीव से गुजरता है भूमध्य सागर, भूमध्य रेखा। ठीक है, और किरिबानी से भी गुजरता है। इंडोनेशिया, एशिया महादेश की 3 देश ऐसे हैं, केवल 3 देश से ही भूमध्य रेखा गुजरती है दोस्तों। और ये तीनों देश है मालदीव, किरिबानी और इंडोनेशिया। तो यहाँ पे इसका नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से ये नहीं गुजरता है। तो इतना तो याद रखिए कि ये 3 गो देश है एशिया महादेश से, ये कौन कौन सा है, मालदीव, किरिबानी और इंडोनेशिया। इसको इस तरह से याद कीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया से नहीं गुजरता है। अब भूमध्य रेखा एशिया महादेश के 3 देश से होकर ही गुजरता है। वो कौन कौन सा है, मालदीव है, किरिबानी है और इंडोनेशिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया मंडल डैम परियोजना कहाँ पे है। देखिए प्रधानमंत्री इसको उद्घाटन किए हैं, बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये किस नदी पर है बताइए। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, उत्तरी कोयल नदी होगा कि सोन नदी होगा कि नर्मदा होगा कि कोसी नदी होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को उत्तरी कोयल और कोसी में दोनों में कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो इसका आंसर बता देते हैं आपको, उत्तरी कोयल नदी होगा दोस्तों। ठीक है, उत्तरी कोयल नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर लगा लीजिए, उत्तरी कोयल नदी। ये कहाँ पे है उत्तरी कोयल नदी, ये झारखंड में बहती है दोस्तों, झारखंड के पलामू जिला में, पलामू जिला में बहती है। वहीं पे ये मंडल डैम बांध बनाया गया है, प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। इससे जो लाभान्वित राज्य है वो झारखंड हो जाएगा और बिहार हो जाएगा। बिहार में भी कुछ स्थानों पे ये बहेगी, सिंचाई का व्यवस्था किया गया है, जिसमें दक्षिणी जिला है बिहार का, जैसे गया है और औरंगाबाद है, वहाँ पे इसका जल लाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। मैं यही सब पॉइंट यहाँ पे लिख दिया हूँ दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। ये बताइए, काकरापारा काकरापारा परमाणु विद्युत घर किस राज्य में संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है। तो काकरापारा गुजरात में हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर आप लोग तो जानते ही होंगे, गुजरात होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। काकरापारा जो है वो गुजरात में है। हाँ, नरौरा जो है उत्तर प्रदेश में है, कैगा जो है कर्नाटक में है, और कुडनकुलम है ये तमिलनाडु में है।
ठीक है, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं और सारे इम्पोर्टेंट ही मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, यही सब बार बार पूछता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नवीनतम आंकड़ा के अनुसार, नवीनतम आंकड़ा है दोस्तों, नवीनतम आंकड़ा के अनुसार लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है बताइए। एक होता है उत्पादन और दूसरा होता है भंडारण। तो यहाँ उत्पादन पूछ रहा है दोस्तों, तो उत्पादन अगर पूछेगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, लेकिन अगर भंडारण पूछेगा, भंडारण, तो भंडारण में क्या हो जाएगा, भंडार सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का भंडार कहाँ है दोस्तों, कर्नाटक में है। ये आप लोग एकदम मत भूलिएगा। ठीक है, कर्नाटक में है। कर्नाटक में दो जगह है दोस्तों, पहला है क्या, केंद्रमुखम, और दूसरा है बाबू बुदन की पहाड़ियाँ। वहाँ दोनों जगह लौह अयस्क के बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और एक और क्वेश्चन है दोस्तों, अगर पूछेगा कि सबसे शुद्ध मतलब शुद्धतम या उत्तम क्वालिटी का जो लौह अयस्क है वो कहाँ पाया जाता है, तो उसका आंसर मारिएगा कर्नाटक। उत्तम क्वालिटी अगर पूछ दिया तो आपको कर्नाटक ही मारना है। ठीक है, और जो छत्तीसगढ़ है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में एक जगह है बैलाडीला ना, तो बैलाडीला में लौह अयस्क पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसका सबसे बड़ा उत्पादन जो है वो बैलाडीला से ही होता है लौह अयस्क का, छत्तीसगढ़ से। हाँ, और छत्तीसगढ़ में एक और जगह है जो बहुत ही फेमस है, कौन सा है, बस्तर, बस्तर जिला। तो बस्तर जिला, यहाँ पे कौन सा खनिज पाया जाता है, तो टीन पाया जाता है दोस्तों, ये भी लिख लीजिए आप, बस्तर जिला में टीन पाया जाता है। ठीक है, वो एकमात्र जिला है जहाँ पे बस्तर बस्तर जो जहाँ पे टीन पाया जाता है। और देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, कर्नाटक उत्तम किस्म का लौह अयस्क उत्पादन करने में अग्रणी राज्य है। उत्तम किस्म का कहाँ पे पाया जाता है, तो कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन सा दो जगह है दोस्तों, देखिए केंद्रमुखम और प्लस में बाबू बुदन की पहाड़ियाँ, यहाँ से लौह अयस्क निकाला जाता है दोस्तों। और भंडारण सबसे ज़्यादा यहीं पे है, भंडारण के मामले में कर्नाटक जो है वो प्रथम स्थान पे है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये भी आप याद रखिए। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि मेरे चैनल पे अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे आपको दोस्तों। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।